में राजपूताना बोलते हैं। गुजरात में क्या इंपॉर्टेंट था कि पहली बार अब अकबर भैया किसी भी साम्राज्य के लिए जरूरत दो चीज की, ट्रेड की, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड। पोर्चुगीज उस समय इंडिया में आ चुके थे और जो ये वेस्टर्न कोस्ट है खंबात वाला, ये इस समय पोर्चुगीज के कंट्रोल में था। और पोर्चुगीज के कंट्रोल का मतलब यह था उस समय एक कार्टाज, अभी जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, कार्टाज एक नाम का होता था परमिट, जिसको पोर्चुगीज इशू करते थे कि कभी भी कोई सी रूट इस्तेमाल करके ट्रेड करना चाहता है तो कब करेगा, उसके लिए परमिट हम इशू करेंगे। मतलब कहां यूरोप है, कहीं यहां पोर्चुगाल है, ठीक है, और बेचारे आके यहां पर कंट्रोल कर चुके हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टाज इशू कर रहे हैं कि भैया ट्रेड करना है अरेबियन सी से, तो क्या होगा, हम जब परमिशन देंगे तब आप ट्रेड करोगे। बादशाह कौन है, अकबर है, तो अकबर के लिए चैलेंज था कि नहीं। अकबर फिर जाता है गुजरात और यहां करता है कंट्रोल। 1572 और इसी विक्ट्री के बाद फतेहपुर जो सीकरी था उसको अपने नए कैपिटल बनाता है और फतेहपुर सीकरी नाम देता है। अगला पॉइंट, फतेहपुर सीकरी वॉज इस्टैब्लिश्ड टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ गुजरात, टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ गुजरात। और यहीं पर वो बुलंद दरवाजा बनवाता है, फतेहपुर सीकरी में ही वो बुलंद दरवाजा बनवाता है। बुलंद दरवाजा, देखिए आर्किटेक्चर, जब कल्चर आप लोग पढ़ेंगे इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, आर्किटेक्चर और पॉलिटिक्स इस समय एक साथ चल रही है। मैं हमेशा जब मैं सल्तनत आर्किटेक्चर मैंने शायद पढ़ाया था, नहीं पढ़ा, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आर्किटेक्चर कोई वैक्यूम में कोई इवेंट नहीं हो रहा है, वो पॉलिटिक्स के पैरेलल चल रही है। जैसे जैसे साम्राज्य की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है उसका इन्फ्लुएंस है, उसका इंपैक्ट आर्किटेक्चर पे पड़ रहा है। और मुगल आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी, जैसे जैसे अंपायर बढ़ रहा है आर्किटेक्चर भी आपको ग्लोरीफाइड दिखते हैं। और अकबर के साथ क्या था, वो धीरे धीरे होता नहीं, जब गुजरात जीता तो फतेहपुर सीकरी स्टैब्लिश किया, जब वो असीरगढ़ जीतता है तो इसी बुलंद दरवाजा गुजरात विक्ट्री के बाद ही है, इस बुलंद दरवाजे की हाइट को बढ़वा देता है। तो शो करता है कि जो अब अकबर का जो कद है ये नहीं है, ये हो चुका है, क्योंकि असीरगढ़ वाज द लास्ट विक्ट्री ऑफ अकबर। समझ रहे हैं ना। अब राजा अपनी पर्सनैलिटी शो कर रहा है कि अब मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं आप लोगों के बराबर, अब मैं यहां मेरा कद था अब वो यहां आ चुका है, मैं भारत का बादशाह हूं। और यह आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जहांगीर आएगा, शाहजहां आएगा, आपको देखने को चीजें मिलेंगी। शाहजहां के टाइम में व्हाइट मार्बल इस्तेमाल होता है जो किसका प्रतीक है, सुंदरता का। अकबर के टाइम में सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, जो किसको सिंबलाइज करता है, पावर को। मार्बल किसको सिंबलाइज कर रहा है, लव को, अफेक्शन को। अकबर के शाहजहां के टाइम आते आते ये होने लगा था, अकबर ने नहीं ताजमहल बनवाया है, उसका टाइम ही नहीं था, वो बादशाहत अपनी स्टैब्लिश करेगा कि अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जो हिस्टोरियंस कहते हैं शाहजहां के बारे में, शाहजहां के टाइम में सिचुएशन क्राइसिस, जो एडमिनिस्ट्रेशन था या डायनेस्टी थी, क्राइसिस आ चुके थे। उस क्राइसिस को छुपाने के लिए वो ये कर रहा है, वो दिखा रहा नहीं खराबी कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। होता नहीं है, आप लोग के साथ भी कुछ दिक्कतें होती हैं तो आप लोग कहते नहीं सब बढ़िया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये कॉन्सेप्ट ही है ना। आपको जो प्रॉब्लम्स आते, ऑल इज वेल हम तभी बोलेंगे जब प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये ऑल इज वेल का तरीका ही था, क्योंकि उस समय फैमिन्स आ रहे हैं। और शाहजहां के टाइम में बहुत बड़ा फैमिन आया 1531 के आसपास,
पीटर मुंडी इसके बारे में बताता, प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीटर मुंडी के बारे में। उसके बाद मनसबदारी सिस्टम में दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। मनसबदारी की वजह से जागीरदारी सिस्टम दिक्कत में आ रही है, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा है। लेकिन शाहजहां किसमें लगा हुआ है? वो बड़े बड़े फोर्ट्स बनवा रहा है, दिल्ली में रेड फोर्ट बनवा रहा है। ये शो करने का तरीका था, भैया सब बढ़िया है, टेंशन ना लेना। लेकिन उस टेंशन की सारी जिम्मेदारी औरंगजेब पे आ गई। औरंगजेब को सारा टेंशन लेना पड़ा, इसीलिए बेचारा वो कुछ नहीं कर पाया। अपनी बीवी के लिए एक मकबरा बनवाया, रबिया दुर्रानी का मकबरा, जिसे भी कहते हैं अकबर मुगल डायनेस्टी में सबसे खराब आर्किटेक्चर को जो था, तो उसकी बीवी का ही मकबरा है। बेचारा तो पैसा ही नहीं है ना, करे क्या? वो सब तो पैसा उससे आगे वाले ले गए थे अपने मकबरे बनवाने में, अपनी बेगमों को खुश करने में। उसके बेचारे पास कुछ था ही नहीं। तो एक बादशाह को इस तरीके से भी देखिए, ये मत सोचिए वो एक फैनेटिक है, वो ऑर्थोडॉक्स है इसलिए कर रहा है। बेचारे को पैसा भी तो होना चाहिए ना। मेरे जेब में पैसा रहेगा तो दिखेगा, मेरे जेब में पैसा रहेगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। कॉमन सी बात है। कभी देखे मतलब छोड़ो, अपने महिमा मंडन हो जाएगा, छोड़ो, आगे आ जाओ, चलो आगे 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 आगे। इसके बाद हम लोग गुजरात में थे, उसके आगे आइए, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा। हाँ, मेवाड़ पे जब वो विजय करता तो वहां पे फतेहनामा इशू करता। मेवाड़ पे आइए 1567 वाले टाइम पीरियड में फतेहनामा, विक्ट्री लेटर। मेवाड़ के टाइम जब मेवाड़ को जीतता है तो फतेहनामा इशू करता। फतेहनामा लिख लो, फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फतेहनामा, फतेहनामा 67 में जो था, अरे 57 58 जो भी है लिख लो यार, क्या है 57 है 8 है 8 15 8 फतेहनामा। ये क्या है? लेटर ऑफ विक्ट्री, कि मैंने अब भैया मेवाड़ को जीत लिया है। लेटर ऑफ विक्ट्री। गुजरात विजय, अब आइए गुजरात विजय के बाद अब अकबर में आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, क्योंकि अब क्या था, वो लगभग नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का जीत चुका था। ठीक है, अब आपको जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसकी रिलीजियस पॉलिसीज है, उसमें आपको मैच्योरिटी दिखेगी। लेकिन हम उसको एक साथ पढ़ेंगे, अभी केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद आइए 1575 अगला, रिवॉल्ट इन बंगाल एंड बिहार। क्यों था ये आगे मैं बताऊंगा, जब मैं रिलीजियस पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा रिवॉल्ट हुआ क्यों था। अभी लिख लीजिए फिलहाल, रिवॉल्ट इन बंगाल एंड बिहार। अकबर के खिलाफ विद्रोह हो गए बिहार और बंगाल में। अगला 1581, कॉन्क्वेस्ट ऑफ काबुल। कॉन्क्वेस्ट ऑफ काबुल, कॉन्क्वेस्ट ऑफ काबुल। रूलर उस समय कौन है काबुल का? मिर्जा हकीम, इसका स्टेप ब्रदर था, सौतेला भाई, मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम हाँ, सीकरी जो है गांव है, ठीक है, उसी को अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, जब वो अपना ले गया अपना राज, जब उसने आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किया तो वही फतेहपुर सीकरी नाम से जाने लगा। इसीलिए नॉर्मली जो सीकरी कह देते हैं, नाम उसका फतेहपुर सीकरी है हिस्ट्री के टर्म में देखे तो। अब आप जैसे आगरा से जयपुर की तरफ बढ़ेंगी तो बीच में आपको फतेहपुर सीकरी मिल जाएगा, आगरा से 35 किलोमीटर पे। ठीक है, आगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ काबुल, मिर्जा हाकिम, ये इसका स्टेप भाई था। हुआ क्या था, जब थोड़ा सा रिलीजियस पॉलिसी बताना जरूरी हो गई। 1575 के बाद इबादत खाना शुरू हो चुका है। ठीक है, उलेमाओं को ऐसा लगने लगा भैया ये तो अब एंटी इस्लामिस्ट हो रहा है। अब उन्होंने खुराफाती तो होते हैं जितने उलेमा वर्ग गए,
तो इन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे आम लोगों को रिवॉल्ट के लिए उकसाने लगे। ठीक है, उसी का ही एक पार्ट था बंगाल और बिहार का रिवॉल्ट, और उसी का एक पार्ट था काबुल में, जब वो मिर्जा हाकिम को बादशाह बनाना चाहते थे अकबर की जगह। इसीलिए अकबर काबुल जाता है और इस विद्रोह को दबाता है। क्यों? क्योंकि वो अकबर के लिए चैलेंज था, क्योंकि 1581 में ही अकबर के खिलाफ फतवा जारी हो चुका था। जौनपुर का एक मुल्ला था, मुल्ला यजदी, उसने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था, क्योंकि अब उसका मानना था अकबर जो है एंटी इस्लामिस्ट हो चुका है। हाँ, फतवा, मुल्ला यजदी, ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है ये, मुल्ला यजदी। ये जौनपुर का एक उलेमा था जिसने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। हाँ जी, 1581 में। ये फैक्ट्स लिख लीजिए, जब रिलीजियस पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो एक साथ सब समझ में आ जाएगा। पूरी सीरीज है इसकी, कब ऐसा हो रहा है, कब ऐसा फतवा जारी हुआ, सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल फैक्ट्स है, पॉलिटिकल हिस्ट्री अब लिख लीजिए। अब भैया मिर्जा हाकिम को हटा के बख्तुन निशा को बनाया गया काबुल का गवर्नर। लिख लो, बख्तुन निशा। और ये मुगल टाइम पीरियड की पहली ऐसी महिला है जिसने पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इंटरफेरेंस किया था। बख्तुन निशा, बख्त। ये मिर्जा हाकिम की सिस्टर्स थी, तो अकबर की भी बहन ही थी, तो बख्तुन निशा को बाद में इसने वहां का रूलर बनाया। अगला 1586, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर 86। 1591 सिंध, 1591 सिंध। और लास्ट जो अकबर की विजय थी नॉर्दर्न इंडिया में, कांधार, 1595। कश्मीर का 1586, 86। उस समय मुस्लिम रूलर्स आ चुके हैं वहां पे, क्योंकि उस समय मुस्लिम कश्मीर में एक अलग डायनेस्टी चल रही है, जैनुल आबदीन वाली। जैनुल आबदीन वहां का रूलर है। तो हाँ, 86 जैनुल आबदीन वाली डायनेस्टी है, उसी डायनेस्टी का कोई रूलर था, मतलब मुस्लिम रूलर ही थे वहां भी। और 1595 कांधार, 1595 कांधार। ये सीरीज जो है वॉर की पूछी जा चुकी है, सीरीज जो है ये वॉर की पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने लिखवाई है। ठीक है, तो जो मैं लिखवा रहा हूं उसके पीछे कोई पर्पस है, ऐसे कोई मतलब नहीं लिखवाने का। अब आप इतना तो एटलीस्ट याद रखिएगा कि लास्ट जो कॉन्क्वेस्ट हुआ है वो कांधार का हुआ है। अगर इतना ही याद रहेगा तो बाकी आप उसको कर लोगे मैच। ठीक है, इसके आगे रिवॉल्ट, हाँ, काबुल का हुआ है 1581 में, 81। अब आ जाइए रिवॉल्ट अगेंस्ट अकबर, अगली हेडिंग डाल लीजिए। पहले साउथ इंडिया पहुंच जाते हैं, साउथ इंडिया, उसके बाद रिवॉल्ट पाएंगे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, दूसरा लिख लिया क्या यार? चलो चलो थोड़ा एक लाइन कर लो। कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का मतलब यह होता है जो विंड माउंटेन या नर्मदा रिवर को क्रॉस करना। मान लिया गया साउथ इंडिया पहुंच गया। साउथ इंडिया में इस समय 3 जो सूबे थे, उसको 3 किंगडम्स थे जिसको उसने कंट्रोल किया था। पहला देखिए खानदेश, खानदेश, खानदेश 1593, खानदेश 1593। कैपिटल है खानदेश की बुरहानपुर।
बुरहानपुर। रूलर कौन है? अली खां। अली खां। अली खां। दूसरा अहमदनगर। अहमदनगर 1596 टू 1599। 1596 टू 1599। रूलर लिख लीजिए बहादुर निजाम शाह। बहादुर निजाम शाह। बहादुर निजाम शाह। ये रूलर है बट ये टीनेज है इस समय। इसके नाम पर इसकी आंट चांद बीबी ने रिवॉल्ट किया था, मतलब वॉर किया था अकबर के से। चांद बीबी ऑन द नेम ऑफ द रूलर, ऑन द नेम ऑफ द रूलर चांद बीबी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हिज आंट। चांद बीबी रूलर की आंटी थी, ये बुआ थी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है चांद बीबी के बारे में, ही वॉज द क्वीन ऑफ बीजापुर। शी वॉज द क्वीन ऑफ बीजापुर। शी वॉज द क्वीन ऑफ बीजापुर। अंतर समझ गए? अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो क्वीन कहां की थी, तो शी वॉज द क्वीन ऑफ बीजापुर। उनका जो, लेकिन वो एक्चुअल में कहां की थी, मायका ससुराल अंतर कर लो। ससुराल था बीजापुर में और मायका जो था वो अहमदनगर में। ठीक है। जब इसके पिताजी की डेथ हो जाती है बहादुर शाह की, और चांद बीबी विडो हो जाती है, तो ये फिर से अपने मायके पहुंच जाती है। और जो इसका ये भतीजा है, ये इस समय टीनेज है। इसी के नाम पर ही वो वॉर लड़ती है मुगलों से। ठीक है। 1596 में ट्रीटी हो जाती है बिटवीन अहमदनगर एंड अकबर या मुगल। बिटवीन अहमदनगर इन 1596 देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन, or yeah, a treaty was established between Ahmednagar and Mughals. And the reason of Barar, and the reason of Barar, and the Barar, Barar and Ahmednagar fort was given to Mughals. मतलब इट वॉज अ ट्रीटी विच वॉज इन बेनिफिट ऑफ मुगल्स, मतलब उन्होंने मजबूर होकर ट्रीटी की थी। एंड द रीजन ऑफ बरार एंड फोर्ट ऑफ अहमदनगर वॉज गिवन टू मुगल्स। देखो एक टॉपिक छूटा हुआ आपका, जब सल्तनत का डिक्लाइन हो रहा है तो विजयनगर छूटा हुआ है। विजयनगर और बहमनी, बहमनी अंपायर का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो छोटे छोटे 5 और किंगडम्स बनते हैं। उसी में आपका ये अहमदनगर है, उसी में आपका बीजापुर है, उसी में आपके गोलकुंडा है, उसी में आपका बरार है। ठीक है। 5वां एक और है। तो 5 किंगडम्स, ये बहमनी जब एम्पायर होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, उस पर बनते हैं ये। तो अब बहमनी हो चुका है खत्म, अब इनकी स्टोरी शुरू हो गई है, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बरार और गोलकुंडा की। ठीक है। ये 5, उसी में ये बरार रीजन अब दे दिया गया मुगल्स को। आगे जाकर ये जो जितने भी साउथ के जो किंगडम्स हैं, ये औरंगजेब के लिए बड़ी दिक्कत करते हैं, और इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब को साउथ जाना पड़ता है। औरंगजेब साउथ में जाता है, इनको कंट्रोल भी कर लेता है, लेकिन बाकी इतनी ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बिकॉज ऑफ मनसबदारी सिस्टम। वो आगे मैं बताऊंगा। क्राइसिस सिचुएशन आ जाती इन्हीं स्टेट्स की वजह से, जो औरंगजेब के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन बनता है। और लास्ट लिख लीजिए फोर्ट ऑफ असीरगढ़। फोर्ट ऑफ असीरगढ़, फोर्ट ऑफ असीरगढ़।
असीरगढ़। कब है ये? 1599। 1599। This fort was known as the Southway, the Passway of South या Gateway of South. This fort was known as the Gateway of South India. The Gateway of South India. सिंबॉलिकली असीरगढ़ की, ये सब हम जब साउथ में आएंगे ना, नर्मदा को क्रॉस करेंगे और जब हम पहुंचेंगे कृष्णा रिवर से पहले, क्योंकि जब असीरगढ़ जीतता है ये, तो मुगल जो डायनेस्टी है वो कृष्णा रिवर के बैंक तक पहुंच जाती है। मतलब आंध्र प्रदेश के कहीं आसपास, महाराष्ट्र के साउथ में और आंध्र प्रदेश के बिगनिंग में, ये सब पढ़ेंगे। असीरगढ़ के लिए सिंबॉलिकली एक हिस्टोरियंस ने एक बात कही है कि इसने असीरगढ़ का फोर्ट जो है सोने की चाबियों से खोला था। इसके दो तरीके से देख सकते हैं, सोने की चाबी हो सकता है सोने की चाबी हो, दूसरा क्या है, चूंकि साउथ जो है सोने के लिए फेमस है, मतलब सोना प्राप्त करने का गेटवे इस अकबर को मिल गया था, इसलिए सोने की चाबियों को सिंबॉलिकली दिखाया गया कि असीरगढ़ के फोर्ट को सोने की चाबियों से खोला गया। 1599 और अकबर की डेथ हुई है 1605 ना। अब रिवॉल्ट का दे, वेरियस रिवॉल्ट ऑफ ड्यूरिंग अकबर, वेरियस रिवॉल्ट्स ड्यूरिंग अकबर। अब राजा है तो रिवॉल्ट्स भी होंगे। पहला रिवॉल्ट ऑफ उज्बेक्स, रिवॉल्ट ऑफ उज्बेक्स 1564, रिवॉल्ट ऑफ उज्बेक्स 1564। उज्बेक्स एंड अफगान्स लिख लीजिए। रिवॉल्ट ऑफ उज्बेक्स एंड अफगान्स कहां पे रिवॉल्ट हुआ था? जौनपुर में, ये जौनपुर। अगला रिवॉल्ट ऑफ बलूच, 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 अरे बलूचिस्तान वाला बलूच, रिवॉल्ट ऑफ बलूच 1585। 1585 इंपॉर्टेंट क्या है? ड्यूरिंग दिस रिवॉल्ट बीरबल वॉज किल्ड बाय बलूच। इसी रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए अकबर ने बीरबल को भेजा था, लेकिन ये इसी रिवॉल्ट के समय ही बीरबल की हत्या कर देते हैं बलूच। बलूच। फिर रिवॉल्ट ऑफ सलीम, सलीम 1599। अनारकली वाला, सलीम, हाँ अनारकली वाला 1599। असल में था क्या, सलीम अकबर का सबसे बड़ा बेटा था, बट उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? एक नंबर का काहिल इंसान था। ठीक है, कहा जाता, अभी मैं जहांगीर, जब इसी का नाम जहांगीर था, इसके बारे में कहा जाता है जो उसकी बड़ी बेगम थी, इसकी आदतों से परेशान होकर सुसाइड कमिट कर ली थी, मान भाई। इतना बड़ा सीमची था ये, ओपीएम कितनी बड़ी से लग थी, दिन भर ही पड़ा रहता था। अब इस सलीम ने रिवॉल्ट कर दिया अपने पिताजी के खिलाफ। द रीजन वॉज, इसको लगता था कि बूढ़ा जा ही नहीं रहा है, 1556 में राजा बना, 1600 आ गया, 45 साल तक ये खुद राज करता रहेगा, तो मैं कब राजा बनूंगा? 1569 में सलीम का बर्थ हो चुका है, 69 में 30 साल के आसपास सलीम हो चुका था, बादशाह नहीं बन पाया था। उसके पिताजी तो 14 साल में बादशाह हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि सलीम ने अपने पिताजी के खिलाफ ही रिवॉल्ट कर दिया। और सेकंड, अकबर सलीम को बादशाह बनाना ही नहीं चाहता था। अकबर के 3 बेटे थे, बट दोनों की डेथ हो चुकी थी और सलीम ही बचा था। मुराद और दानियाल, इन दोनों की डेथ हो चुकी थी। अब इसको पता था कि अब तो भैया सॉफ्ट कॉर्नर हूं मैं, एक ही बचा हूं, बादशाह तो मैं ही बनूंगा। अकबर अभी भी तैयार नहीं था इसको बनाने के लिए।
अकबर लगता था थोड़ा और समझदार हो जाए तब बादशाह बनाओ उसे, इसीलिए रिवॉल्ट कर देता है। और रिवॉल्ट ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद में रिवॉल्ट होता है। और कुछ लोग इसको मुगले आजम में, कुछ लोग इसको अनारकली के रीजन से किया गया रिवॉल्ट भी बता देते हैं। अकबर सलाम अनारकली और सलीम के जो रिलेशन थे उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। अब भैया बेटे को आ गया वो कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया, जब तुम किसी के साथ विवाह कर सकते हो तो मैं भी तो कर सकता हूं। तो इसीलिए कुछ लोग हिस्टोरियंस ऐसा भी कहते हैं दिस वॉज द रीजन फॉर द रिवॉल्ट। बट अभी मैं जब आगे बताऊंगा, किसी भी कंटेम्परेरी हिस्टोरियन ने अनारकली का जिक्र नहीं किया है, केवल सिवाय एक के राल्फ फिंच। अभी मैं जब आगे बताऊंगा तो राल्फ फिंच ने बस एक ने किया है कि वो कहता है कि लाहौर में अनारकली का मकबरा है और वहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि अल्लाह अगर मेरे कर्मों से अगर खुश हो जाए तो कयामत के आखिरी दिन मेरी अनारकली का चेहरा मुझे एक बार दिखा दे। है नहीं, सोने दीवार में चुनवा दिया था उसने। तो ये बस इकलौता एविडेंस है अनारकली का, बाकी कोई एविडेंस नहीं है कि अनारकली नामक कोई कैरेक्टर था या नहीं था। ठीक है। और फाइनली 1605 में लेकिन दोनों की ट्रीटी हो जाती है। जो उसकी मदर थी, मरियम उज्जमानी का बेटा है ना ये, हरका भाई का, इसी की बीच में पड़ने से दोनों की ट्रीटी हो जाती है। और लास्ट में अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में ड्यू टू डिसेंट्री, पेचिस की वजह से। राजा बादशाह इतना बड़ा मरा ऐसे ड्यू टू डिसेंट्री। चलो, इसके बाद कौन सी क्लास है? कितने बजे शुरू? 1599 12 बजे से। समझ समाज की घोषणा। अगला डालो रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। हिंदी अरे पढ़ लो यार। अगर कुछ लोगों का मन नहीं हो अगर हिंदी पढ़ने का तो मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन पढ़ लो यार, टीचर है। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लो बस रिलीजियस पॉलिसी का। हेडिंग डालो रिलीजियस पॉलिसी, थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लो, कल ये टाइम बच जाएगा। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट है? पहला, जब अकबर बादशाह बनता है, कब तक? गुजरात विक्ट्री तक। पहला, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ लो, मजा आएगा। दूसरा, गुजरात विजय के बाद मैंने बताया था, अब वो बड़ा अपने आप को लगता था तो मैंने जीत लिया है, आराम में आ गया। और जब आदमी आराम करता है तो 2 तरीके से दिमाग काम करता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अकबर लेकिन कंस्ट्रक्टिव से दिमाग लगा। अब उसका ध्यान इसमें गया कि पॉलिटिकली तो मैं मजबूत हो चुका हूं, बट इन उलेमाओं का क्या, क्योंकि उलेमाओं पर समय कंट्रोल बहुत है। इस टाइम पीरियड में अकबर जो है वो भी एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ही है, क्योंकि वो इस समय उलेमाओं के कंट्रोल में है। उलेमा, 2 उलेमा है, अब्दुल नबी और एक सुल्तानपुरी करके। इतना अकबर इनके कंट्रोल में था कि एक बार इतना ज्यादा भाव विभोर हो गया कि एक उलेमा का चप्पल पहन के अपने सर पर रख लिया कि अरे प्रभु आप नीचे ना चलिए, आपका स्थान यहां पे। एक बार इसी अकबर ने एक बार भगवा तहमल लपेट लिया, भगवा केसरिया। उलेमा ने बहुत उसको डांटा, बोला रे इस्लाम में तुमने अपमान कर दिया, तुमने भगवा पहन लिया। कलर तो कलर होता है ना, इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन है क्या,
तो अब इस टाइम पीरियड में अकबर भैया इन्हीं के साथ हैं। लेकिन तभी भी आपको कुछ दिखेगा ऐसा कि अकबर रैशनल है कंट्रोल में इनके, लेकिन वो तभी भी रैशनल है, अपना दिमाग लगा रहा है। जैसे वो 3 पॉलिसी इस टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? पहली 1562 स्लेवरी को एबोलिश करता है, स्लेवरी को। और स्लेवरी मतलब उस समय के जो वॉर प्रिजनर्स होते थे, उनको स्लेव बना लिया जाता था। उसने कहा ना, ये तो ठीक है। तो पहला काम उसने ये किया, स्लेवरी को एबोलिश किया 1562 में। दूसरा 1563 जो तीर्थ यात्रा कर थी उसको खत्म किया। जो पिलग्रिमेज टैक्स था उसको एबोलिश किया। बोला ना, अगर कोई व्यक्ति अगर अपने आराध्य के दर्शन के लिए या पूजा अर्पण करने के लिए जाता है तो टैक्स क्यों दे, वो खत्म किया। और लास्ट 1564 जिजिया, जिजिया 1564, क्योंकि उसको लगता था ये जो है सबसे बड़ा रीजन है इंडिया की यूनिटी में, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता में सबसे बड़ा जो रोड़ा है ये जिजिया है। यही बाइफरकेट करता है हिंदुओं को मुसलमानों से। ये इसने अप्रोच, ठीक है। तो जो पहला टाइम पीरियड है लगभग 20 सालों का है, ये ऑर्थोडॉक्स उलेमाओं के कंट्रोल में पूरी तरीके से, लेकिन रैशनली। उसको जो चीजें लगती हैं गलत, वो रैशनैलिटी के साथ डिसीजन ले रहा है। लेकिन जब गुजरात विक्ट्री हो गई तब ये चौड़ा हो गया, बोला अब जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। अब उलेमाओं के पावर को ये कर्व करना चाह रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है। अब 1575 में इबादत खाना, अब ये क्या है इसको कितना समझ गए? पहला पार्ट, ये पार्ट समझ में आ गया ना? इबादत खाना वाला पार्ट बस इतना ध्यान रखिए कि अकबर को अब लगने लगा था कि पॉलिटिकली वो सिक्योर है, स्टैब्लिश हो चुका है, बट अभी भी जो रिलीजन का फैक्टर है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और रिलीजन का फैक्टर मतलब इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इंडिया की नेचर इतना डाइवर्स था और ये प्रॉब्लम सब फेस करते आ रहे थे। सल्तनत टाइम पीरियड में प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम सबने फेस की थी। अकबर अब इसको कंक्लूड करना चाहता था, इस प्रॉब्लम को जो इसका सॉल्यूशन देना चाहता था। तब वो इबादत खाना शुरू करता है। एक्चुअल में धर्म है क्या, अब वो कहा जाता, अब वो मिस्टिक रहस्यवादी सोच का व्यक्ति हो चुका था। अब वो धर्म का मर्म समझने लगा था। मर्म क्या है, एसेंस क्या है किसी धर्म का। जब वो समझता है कि सब धर्म तो एक ही है, अल्लाह या ईश्वर या गॉड के पास जाने के रास्ते अलग अलग हैं, ईश्वर एक ही है, तब वो इन उलेमाओं से भी छुट्टी पाता है, महजरनामा इशू करके वो कर दे। गवर्नर ने कमांडर
आयरन